बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आप सबको वेलकम करती हूं एक हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती पॉजिटिव सुबह के साथ। व्यूअर्स, जब हम हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती की बात करते हैं तो उसके साथ सेहतमंद होना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि तबीयत ज़रा सी भी डाउन हो तो ज़िंदगी ही बेरौनकी हो जाती है। मतलब कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, ज़रा सा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए तो बिल्कुल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, इंसान डिप्रेस सा फील करता है। उसके अलावा खांसी ज़ुकाम कोई भी इशू कोई भी बीमारी हो तो आपको पता है कि इंसान बहुत ज़्यादा तंग होता है। अब वो क्या ऐसी चीज़ है जो हमारी सेहत को भी बरकरार रखती है और एट द सेम टाइम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती? अगर बेसिक चीज़ें जहन में सोचे तो हम सोचते हैं कि हाँ, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खुराक अच्छी लेनी चाहिए और हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए और हाँ, नींद भी पूरी करनी चाहिए और कोई ऐसी सब्सटेंस अपने सिस्टम में नहीं डालनी चाहिए जैसे सिगरेट नोशी से इज्तनाब करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ खानी पीनी नहीं चाहिए जो टॉक्सिक हो या उसमें केमिकल ज़्यादा हो। ये बेसिक चीज़ें तो हम जानते हैं, लेकिन जब खाने और पीने की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। और इसलिए क्लैरिटी नहीं होती क्योंकि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। कहीं पे लिखा होता है कि भाई फलां वाला जो कावा है वो बना के डेली पी लिया करें, वो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बाद में जाके लोगों को गुर्दों के प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें खाने में कही जाती है, ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, ये डाइट बहुत अच्छी है, कीटो डाइट ज़रूर करें। लो जी, बाद में लोगों का यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, लोगों को गाउट हो जाता है। सो बात यह है कि बैलेंस्ड डाइट, तवाज़ुन ज़िंदगी में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मयाना रवि के साथ जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं एक अच्छे बैलेंस के साथ, तो फिर हमारी सेहत भी ठीक रहती है, चाहे वो हमारी जिस्मानी सेहत हो या हमारी दिमाग की सेहत हो। देखें, एक हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी तो होती है ना, लेकिन अगर फिज़िकल हेल्थ मुतासर हो जाए तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आज हम बात करेंगे एप्पल, कैरेट एंड बीटरूट की, एक्चुअली जिसको हम ABC भी कहते हैं, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। अब ये तीनों ग़िज़ाइयत के ख़जाने हैं। एप्पल यानी कि सेब, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथन करता है, इससे हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। सेब बाय द वे वेट लॉस में भी मदद करता है, क्योंकि एक सेब जो है इसमें 60 से 80 कैलोरीज होती हैं। देन कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारा रिड्यूस करता है, हमारे बालों को बहुत अच्छा बनाता है, दिल की सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। ये तो हो गया ए। आते हैं बी की तरफ, यानी कि बीटरूट। बीटरूट यानी कि चुकंदर, ये हमारी बॉडी में खून पैदा करता है। ये जो इसके अंदर जो रेड कलर होता है, इसके अंदर विटामिन C भी होती है और इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन की भी एक अच्छी मिकदार होती है। तो जो लोग सफ़र करते हैं लो आयरन से, वो सेब का भी बाय द वे इस्तेमाल करें, उसमें भी आयरन होती है, और वो बीटरूट यानी कि चुकंदर का भी इस्तेमाल करें। बीटरूट बाय द वे प्रेग्नेंट एक्सपेक्टिंग ख़वातीन के लिए एक ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। बीटरूट हमारे जिगर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है उसको साफ़ करने में, और बीटरूट जो है वो मेकअप के प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। बीटरूट का रंग जो है उसको लिपस्टिक्स में और टिंट्स में भी यूज़ किया जाता है। सो ये तो मैंने कुछ चीज़ें टच अपॉन की हैं। गाजर, सब जानते हैं कि गाजर आंखों के लिए, आई साइट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। बाय द वे ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में लेके आता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि कैरेट में विटामिन C की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है और विटामिन C हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग एक विटामिन होती है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और बेसिकली कैरेट जो है, कहा जाता है कि इसमें कैरोटीन जो होती है ये कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। यानी कि ABC जूस जो लोग बड़े शौक से पीते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट यानी कि सेब, चुकंदर और गाजर का, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब अगर ये तीनों चीज़ें, सेब हम खा लिया करें और गाजर और चुकंदर का खाने में इस्तेमाल करें तो बेहतरीन है। अब चुकंदर का बहुत मज़े का सैलेड भी बनता है। अगर आप फेटा चीज़ ले लें, थोड़ा सा चुकंदर हल्का सा बॉईल कर दें, उसके अंदर आइसबर्ग लेटस डाल दें, थोड़े से उसमें वॉलनट्स डाल दें, कैंडिड वॉलनट्स, तो बहुत ही मज़े का लजीज सा एक सैलेड तैयार हो जाता है। सो सिर्फ चुकंदर गोश्त में या चुकंदर के सालन में या जूस के अलावा भी यूज़ किया जा सकता है इन सैलेड्स। बाय द वे कुछ लोग तो डिज़र्ट में भी, मीठे में भी चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं। सो चुकंदर इज़ अमेजिंग। गाजर आप सूप में इस्तेमाल कर लें, गाजर का हलवा बना दें। गाजर तो मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ होती है, उसका जूस बहुत लजीज होता है। और सेब की अगेन डिज़र्ट्स भी बनती हैं, और वैसे भी खाने में एक इतना मज़े का फल है कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि यार मुझे शुगर की क्रेविंग हो रही है और आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो बेहतरीन मीठा सेब है। बट शर्त यह है कि खाएं,
और अगर नहीं खा सकते, कोई इशू है या बच्चों का मतलब बच्चे जैसे नहीं खाते वटेवर, तो उनको चले फ्रेश जूस निकाल के पिला दें। लेकिन इन तीनों चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये लिटरली आपकी हेल्थ को इतने ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, क्योंकि इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स और इतने मिनरल्स हैं, और उसके साथ साथ पानी की भी इन तीनों चीज़ों में, एक फल और 2 सब्जियों में इतनी मिकदार है कि ये वाटर भी आपका कुछ हद तक वाटर की नीड को भी कवर करता है। बट ऑफ कोर्स 8 से 10 ग्लास पानी तो हमने पीने ही है। खैर ये बातें तो मैं करती रहूँगी, आपको पता है जब फूड एंड न्यूट्रिशन की बात आती है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। और अब हम बढ़ेंगे किचन की तरफ ही, जब फूड एंड न्यूट्रिशन की बात हो रही है। हमारे साथ हैं शेफ़ कोमल मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक हो? हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी सेहत का बताएं। जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं अमेरिकन कॉर्न सैलेड बना रहे हैं, और साथ हम चिकन स्ट्रिप्स बना रहे हैं, फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स। और क्योंकि चिकन स्ट्रिप्स नगेट्स के भी अल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि बाहर के जंक। अब मैं जो है स्ट्रिप्स की आपको रेसिपी बताऊँगी, आप घर पर भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, और हेल्दी आप भी है। फ्रीज कर लें तो बच्चों को जो आप नगेट्स और मतलब अब तो चिप्स भी लोगों ने वो पैकेट वाले लेने शुरू कर दिए और उन्हीं को फ्राई करके बच्चों को दे देते हैं। देखें व्यूअर्स, जो फ्रेश चीज़ का बेनिफिट है ना, वो किसी भी डब्बे की चीज़ में आपको नहीं मिलता। जितना ऑर्गेनिक और नेचुरल रहेंगे उतनी ज़्यादा हेल्थ के बेनिफिट्स आप अवेल कर पाएंगे, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। अमेरिकन कॉर्न सैलेड पहले बनाते हैं। अमेरिकन कॉर्न सैलेड के लिए चाहिए स्वीट कॉर्न आधा कप, खीरा 1/4 कप, प्याज 1/4 कप, टमाटर 1/4 कप, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, जीरा 4 से 5 चम्मच, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चम्मच। इसमें है कि मैंने स्वीट कॉर्नस आप बॉयल कर लें या आप टिन वाले यूज़ कर लें, और इसके अंदर मैं सारी वेजीज जो सी हैं उसमें खीरा, टमाटर, प्याज डाल दूंगी, और मैं इसमें ऑलिव्स भी डालूंगी और ऑलिव ऑयल भी डालूंगी, जैतून और जैतून, हाँ दोनों। और इसके साथ नमक, काली मिर्च और चीनी ये डाल के और आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत लाइट सी है, और आप हेल्दी मतलब अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं तो हेल्दी फूड में कंज्यूम होगी। और इसके बाद हम जो है चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे, फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स। उसके लिए चाहिए फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। कोटिंग के लिए मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। इसमें है कि आप चिकन की लंबी स्ट्रिप्स काट लें, पेंसिल्स की तरह लॉन्ग स्ट्रिप्स काट के इसके अंदर नमक, काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर इसको आधे पौने घंटे के लिए रखने, डेट्स इट। इसके बाद आप मैदा और पहले मैदे की कोटिंग करें, उसके बाद अंडा और ब्रेड क्रम करके और इसको आप डीप फ्राई कर लें। और इसके साथ आप कोई भी सॉस, मायोनीज़ या गार्लिक, केचप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं साथ। अमेजिंग। मैं वैसे चिली गार्लिक यूज़ कर चिली गार्लिक सॉस। और बात ये कि व्यूअर्स एक और चीज़, चिकन को अगर ज़्यादा जूसी करना है, अक्सर लोग कहते हैं कि वो वाइट मीट जो है, ब्रेस्ट का मीट जो है वो बहुत ड्राई हो जाता है, तो आप इसको डार्क मीट में भी बना सकते हैं। थाई के पीसेस लेके भी आप इसके मतलब ऑब्वियसली इसकी शेप ज़रा सी मुख्तलिफ हो जाएगी। तो अगर बच्चे वाइट मीट नहीं खाते तो चले थाई का मीट खिला दें, लेकिन खिलाएं ज़रूर। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं जो चीज़ की इससे मुझे प्रॉब्लम होती है नगेट्स में, वो ये है कि नगेट्स को ग्राइंड किया जाता है, उसके अंदर फिर मैदा और भी बहुत सी अज्जा डाली जाती हैं, तो उसमें मीट का कंटेंट बड़ा कम रह जाता है। और वैसे भी इतना ग्राइंड करके, प्रोसेस करके जितनी फ्रेश चीज़ें बच्चों को खिलाएंगे, खुद खाएंगे, उसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, ABC यानी कि सेब, चुकंदर और गाजर की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ हद तक तो मैंने आपसे बात कर ही ली सेब की, चुकंदर की और गाजर की, ABC की, लेकिन मैं क्या आपको गाइड करूंगी जब हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो जिस तरह हम कहते हैं ना बाल की खाल निकालते हैं, उसी तरह ये हर न्यूट्रिएंट की खाल निकालती हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब कोंदल हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। एक तो ज़ैनब जब भी आती हो, अगर कोई इंसान टीवी देख रहा होता है, जिस तरह होता है ना कि बैकग्राउंड में टीवी लगा हुआ और साइलेंट है, तो कहते हैं हाँ कोई एक्ट्रेस को मॉडल आई हुई है। बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब आए। अच्छा तो डॉक्टर जी ये बताइए कि शुरू करते हैं, क्योंकि हमने एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट की बात करनी है, यानी कि सेब, चुकंदर और गाजर की। तो सबसे पहले बात करते हैं सेब की। सेब के क्या बेनिफिट्स हैं भाई, क्यों खाएं हम सेब?
हम लोग बड़े बचपन से सुनते आ रहे हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि एप्पल में ऐसा क्या है कि वो हमारी लाइफ से डॉक्टर को दूर कर देता है। बेसिकली सेब जो है वो हमारे पास हर सीज़न में अवेलेबिलिटी वाला फ्रूट है, कम जूस हो जाता है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी यानी उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें मिलते रहते हैं। अब सेब में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का एक ब्लेंड होता है जो हमें इकट्ठा होकर मिल जाता है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, इसके अंदर मौजूद जो विटामिन सी है वो हमारी स्किन को, गट हेल्थ को भी अच्छा कर रहा होता है और हमारी हेल्थ को जो है वो भी बेटर करता जाता है। ठीक है। अब सेब को बेसिकली खाना किस टाइम है और कैसे है, और इसका सेब का जूस जो है वो बड़ा पॉपुलर होता है, अकेला भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, तो उसमें क्या करें? सबसे पहली चीज़, सेब के ऊपर कोई नमक, काली मिर्च ना डालें ताकि आपका उससे ब्लड प्रेशर और शुगर चीनी डालने से हाई ना हो सके। ग्रीन सेब, लाल सेब और थोड़ा येलो रेड मिक्स सेब जो आते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि एक कच्चा होता है, एक उससे थोड़ा सा पका और एक बिल्कुल जो पका हुआ सेब होता है। नस्लों में भी कई लोग कहते हैं फ़र्क होता है, लेकिन इनके न्यूट्रिएंट्स में बड़ा अच्छा फ़र्क आता है। क्योंकि जब डाइटिंग कर रहा होता है इंसान तो आपको कहा जाता है कि भाई अगर कोई फल खाना है तो आप सेब खा लें, लेकिन हरा सेब या पीला सेब खाएं, बिल्कुल लाल वाला ना खाएं, क्योंकि उनमें मिठास यानी शुगर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है बनिस्बतन जो लाल सेब है उसके। और आप देखें कभी खाएं ना तो ग्रीन वाले में जो खाने में रस होता है वो भी कम होता है, यानी मिठास कम होती है। अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग्रीन वाले में आप बिलीव करें सबसे ज़्यादा होते हैं। जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स आ रहे होते हैं ना वो ग्रीन वाले सेब में बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है हमारी माएँ या घरों में लोग जो है ना वो भी ग्रीन और येलो वाले में ज़्यादा होता है। अब कहते हैं पता है क्या है हमारे घरों में, ग्रीन उठा के इसको बाहर फेंको, ये पता नहीं कौन ले आया है। हमारे घरों में तो उसे पसंद ही नहीं करते। मजे की बात बताऊं, मैं एक ज़माने में ना एक बहुत लो कैलोरी डाइट कर रही थी, जो काफ़ी बेवकूफ़ी थी, करनी नहीं चाहिए। खैर मैं लो कैलोरी डाइट कर रही हूँ तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि वो जो पीले वाला सेब नहीं होता, जो बिल्कुल ही मतलब दुकान वालों ने साइड पे रखा होता है, बस फेंकने से 1 मिनट पहले की बात होती है और बिल्कुल ही सस्ता तरीन बेच रहे होते हैं, वो लेना है आपने। मैं कहा एक तरफ इतनी महंगी चीजें कह रहे हैं कि मतलब MCT ऑयल तो ये तो वो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तो सबसे सस्ता गंदा सेब मिलता है वो ले लो। तो उन्होंने कहा कि यही वाली बात, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है और हम उसी चीज़ को वेस्ट कर रहे होते हैं। अब अच्छा, जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी है ना, अगर वो एप्पल खाली या एप्पल का जूस भी पीते हैं तो बहुत हद तक उनका जो आयरन है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाय द एंड कम से कम 3 महीने किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके फिर अपना आयरन टेस्ट करवाएं, तो ही आपको आयरन लेवल्स का पता चल सकता है। 1 माह या 2 दिन यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जूस जो पीना है वो चाहे खाली सेब का है, चाहे वो तीनों चीज़ों की जिनकी हम बात कर रहे हैं ब्लेंड करके पीना है। जूस जैसे ही जूसर से आपने बाहर निकालना है उसकी मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स में कंजम्पशन हो जानी चाहिए, उसको रखना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने से उसकी अफादियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब इसके साथ हम बात करते हैं बीटरूट पे। बीटरूट, चुकंदर को जब हम देखते हैं हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ये लाल है यानी हमारा खून बनाएगा, और खून वो वाकई बनाता भी है, हमारे खून को साफ करता है बहुत ज़्यादा। सेब भी करता है, चुकंदर भी करता है, हमारे खून को साफ करता है, यानी हमारी जो आर्टरीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो प्योरीफाई होके बॉडी से आप कह लें साफ होके निकलते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। बीटरूट का सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि वो हमारी स्किन को प्योर करता है। कैसे? साफ करता है, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद विटामिन हैं, जैसे विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर जो कह लें कि मिनरल्स मौजूद हैं वो हमारी बॉडी के लिए ब्लड सेल्स के जो शुगर लेवल इससे हाई होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उसके अंदर शुगर के स्पाइक्स राइज करने की क्वांटिटी मौजूद होती है। लेकिन अगर आप आधा चुकंदर इस्तेमाल करते हो तो वो आपके लिए बेहतरीन इसलिए भी है कि आपने उसको खाया इन द फॉर्म, अगर खाने में लेते हो तो फाइबर भी ज़्यादा चला जाता है। आप उसको खा रहे हो तो एक तो आपकी स्किन पे, जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारी स्किन पे बड़ा ग्लो है जी, तो वो जो ग्लो है। आप चुकंदर खाती हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन खाती हैं आप चुकंदर के जूस में। ये आपका प्यार है इसलिए आप कह रही हैं। और थोड़ी आंखें भी खराब है मेरी। हाँ, चेकअप करवाती हूँ।
या सेब और बीटरूट और कैरेट पी लेती हूँ तो फिर ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, खाना और पीने पे भी हमने बात करनी है अभी, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ दोनों चीजें होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, इम्पैक्ट उनके बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, अब बीटरूट को पील करके खाएं, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो छीले बगैर कहते हैं कि जी इसका छिलका साथ ही जुड़ा हुआ है तो ये साथ ही खा लेना चाहिए। ये पता नहीं कहाँ से लोगों में ये चीज आ गई मैं बताती हूँ आपको, मैं इसके पीछे रीजन बताती हूँ। हम लोग शोज पे बैठ के कहते रहे कि भाई अगर आपने सेब खाना है तो छिलके समेत खाएं, ठीक है, क्यों नहीं खाते? हाँ। गाजर भी हल्का सा उसके ऊपर से जो गंदा वाला हिस्सा है उतारें, वो छिलके समेत खाएं, क्योंकि सेहत। लेकिन चुकंदर तो नहीं है ना वैसे। देखिए सेब का छिलका चले एक डिफरेंट उसमें पर्सपेक्टिव में चला जाता है, लेकिन अगर हम चुकंदर की बात करें तो वो जिस तरह की उसकी ग्रोथ है, चुकंदर को कभी भी उसका छिलका जो है वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, चुकंदर की एक और खासियत ये है कि जो भी सब्जियां जो जड़ वाली होती हैं वो हमारी कह ले कि बॉडी की जो वेन्स हैं, यानी आप समझ लें जो हमारी मट्टी की रूट्स और हमारी रूट्स के लिए एग्जैक्ट वो सेम काम, यानी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो आप बीटरूट का डेली बेसिस पे सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गाजर आ गई। गाजर बड़ी सीजनल होती है और गाजर को सिर्फ कहा जाता है कि जी ये आंखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छी है। मैं गाजर की तरफ जाने से पहले चुकंदर पे एक और बात करना चाहूँगी। चुकंदर हमारे यहाँ पका के खाया जाता है। हाँ। जूस तो बहुत ही कम पीते हैं लोग, सॉरी अफसोस के साथ कहना पड़ता है। चुकंदर आता है तो लोग या चुकंदर गोश्त बना लेते हैं या चुकंदर की वो सब्जी बना लेते हैं जो ज़रा ड्राई सी होती है। मैंने उसके अलावा चुकंदर को ऐसा सच इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। चुकंदर के बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपने लेने हैं, यानी उसके न्यूट्रिएंट्स आपने लेने हैं, तो चुकंदर को ऊपर से थोड़ा सा छीलें, उसको अपने सलाद में इस्तेमाल करें। अगर सलाद नहीं तो उसके जूस में उसको इस्तेमाल करें। कच्चा कच्चे के जो आप केले बेनिफिट्स सलाद भी उबाल के यूज करते हैं। नहीं, उबाल के प्लीज ना करें, उसको कच्चे को इस्तेमाल करें। वो इतना क्रिस्पी सा मजे का तो होता है, वो बेचारा क्या कहता है। उसके अलावा लोगों को मैंने ये भी देखा है, चुकंदर तो इतना मजे का और मीठा होता है, वो तो आप उसको फ्रूट की तरह भी खा सकते हैं। हाँ, लिप टिंट्स, स्ट्रीक टिंट्स उसमें यूज कर रहे होते हैं, तो आप ये सोचे कि वो आपके अंदर जाके आपको कितना खूबसूरत और ग्लो दे रहा होता है। चुकंदर को एज अ जो अपना सैलेड है वो खाएं। खीरा ले लें, टमाटर, प्याज और उसके साथ चुकंदर का एक वो बना ले, कचूमर सैलेड टाइप बना ले, ताकि आपको पता ही ना चले कि आप चुकंदर भी खा रहे हो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता चुकंदर खाना तो आप उसमें मिक्स करके खा लें। लेकिन अगर आपको पसंद है, जैसा मेरा जैसा बंदा जो है वो तो वैसे ही बैठ के खा जाए, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसके बाद हम गाजर की बात कर रहे थे। गाजर को भी आप सलाद में कोशिश करें। अच्छा, छील के या छीले बगैर? गाजर को सिर्फ ऊपर से साफ करें, जो उसके रूट्स निकले हुए होते हैं। अच्छा, यानी कि जो छुरी से ऐसे 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 करके साफ करते हैं वो करें, ऐसे ऐसे छील के उसको छिलके पील ना करें। हाँ, क्योंकि वो तो बाकायदा लोग पीलर से उसको पील करते हैं। नहीं, पीलर से पील ना करें, सिर्फ उसको छुरी से जैसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं ना, साफ जैसे वो हो जाती है, वो करें। और उसके अच्छा ये भी बात मजे की है कि जो उसका छिलका होता है ना, वो उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर रहा होता है गाजर के, ताकि वो उससे बाहर, यानी कि वो छिलके के बिल्कुल करीब जो हैं वो होते हैं। तो जब आप ज्यादा मोटी तय उतार लेते हैं तो वो उतर जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा यार, आलू का भी बता दो इधर। आलू छिलके के साथ या छिलके के बगैर? छिलके के बगैर। आलू छिलके के बगैर। क्योंकि आपने कहा ना ये कहाँ से आई है बात। देखिए, जब हम कहते हैं कि हर चीज जिसका छिलका खाया जा सकता है वो जरूर खाएं। अब आलू की टाइप्स है। आलू जो नया आता है ना, उसका छिलका बहुत पतला होता है। आपने अगर देखा हो, बिल्कुल वो साथ ही जैसे सिर्फ छुरी से आप ऐसे ऐसे करें ना तो वो उतर जाता है। जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, उसका छिलका मोटा होता जाता है। वो छुरी से आप ऐसे करेंगे कभी नहीं उतरेगा, उसको आपको छील के ही उतारना पड़ेगा। फिर हम इसकी इन टाइप्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जो नया आलू आया है जिसका बिल्कुल वो सिंपल सा है, उसको पील करके थोड़ा सा खा ले, वरना उसको प्रॉपर छील के उसका छिलका उतार के खाए। सही, फिर उसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, गाजर जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस जो है, वो इसलिए भी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छी है ना। आई साइट के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है आई साइट से भी ज़्यादा इसका जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी बॉडी को क्लेंज और डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती है। हम जो पूरा साल डिटॉक्स वाटर्स बना के पी रहे होते हैं ना, अगर हम गाजर का जूस पी लें तो पूरे साल के लिए वो हमारी बॉडी में से कह लें कि जितने टॉक्सिन्स हैं उनको साफ कर देती है। ओके, हमारे लिवर का काम बेसिकली ये है कि उसने बॉडी में से जितने भी कह लें टॉक्सिन्स हैं, जितने भी गंदे मादे बन रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने पानी पिया, चाय पी, कॉफ़ी पी, खाना खाया, रोटी खाई, उसने अपने फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करने हैं बॉडी में। ठीक है, यानी आप समझे, आप पानी अगर किसी चीज़ में डालते तो कतरे इधर उधर भी गिरते हैं, वही सेम प्रोसेस है, वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस करने हैं। अब उन फ्री रेडिकल्स को हमने बॉडी से बाहर फ्लैश आउट करना है, अदरवाइज वो हमारे लिए बीमारियों का बाइस बनेगी। ये हमारा एक मेजर कंसर्न होना चाहिए कि हमने अपनी बॉडी को साफ कैसे करना है।
लिवर अपना काम करता है, लेकिन लिवर को ये बेचारे को थोड़ी पता था कि हमने इतने ज़्यादा फास्ट फूड और इन खानों की तरफ चले जाना है कि हमें बाहर से दूसरे डिटॉक्सिफायर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। लोग जो हैं, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, वो डिटॉक्सिफायर्स जो हैं वो ख़रीद के, जो टेबलेट की फॉर्म में मिलते हैं वो ख़रीद के खाते हैं। फिर उसके अलावा डिटॉक्स वाटर, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि 15-15, 20-20 हज़ार की इतनी बॉटल्स आती हैं, लोग वो ख़रीद के तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पी रहे होते हैं। ओ भाई, घर पे बना लो डिटॉक्स वाटर, कितना मुश्किल है। और कुछ नहीं बनता, चले बड़ा मुश्किल लगता है, गाजर का जूस पी लें। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या रीज़न लोग आके देते हैं कि वो फल सब्जियाँ क्यों नहीं खाते। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ एक सोच है कि अगर मुर्गी, गोश्त, मटन नहीं बना हुआ ना तो फिर आप एक खुशहाल घराना नहीं है। हाँ जी। आपके हालात बड़े ख़राब हैं। अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी अच्छा रहन सहन है तो मुरगन ग़िज़ाएं तो ज़रूरी हैं। मुरगन ग़िज़ाएं ज़रूरी हैं, और उनमें भी फल सब्जी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। और बड़े लोग, मैंने देखा है कि मर्द जब टेबल पे आके बैठते हैं खाना खाने के लिए तो कहते हैं ये क्या सब्जी बना दी है, दाल बना दी है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये क्या सोसाइटी और इर्द गिर्द के लोग हैं? क्या ये न्यूट्रिशनिस्ट? क्योंकि एक ज़माने में प्रोटीन का भी तो बड़ा जोश चढ़ा था ना लोगों का। और जनरली भी मेहमान जब हमारे घर भी आते हैं तो हमें होता है कि 3-4 गोश्त की डिशें होनी चाहिए। अगर मैं सब्जी और दाल बनाती हूँ तो अक्सर लोग घूम के कहते हैं कि ये क्या ज़रूरत थी बनाने That's की। true. ओ भाई, लोग वेजिटेरियन भी होते हैं। हाँ। खैर, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो ये एप्पल, बीटरूट, कैरेट की कॉम्बिनेशन क्या है, क्यों आजकल इतना इसका ट्रेंड चला हुआ है, उसके अलावा क्यों नहीं हम खाते फल और सब्जियां, मसला क्या है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, ख़ुद भी एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर और होस्ट हैं। अच्छा ज़ैनब, हम सेब, चुकंदर और गाजर की बात कर रहे हैं। हमने टच अपॉन कर लिया कि भाई सेब के ये फ़ायदे, गाजर के ये फ़ायदे, चुकंदर के ये फ़ायदे, लेकिन फ़ायदों की हम हर वक्त बात करते हैं, लेकिन घरों में यही बात की जाती है भाई गोश्त में क्या बनाया है, मतलब गोश्त की डिश क्या बनी है, चिकन बनाया, बीफ, खाली गोश्त भाई की मैंने डिश शो पे एक हफ्ता पूरा जो है वो सब्जियां बनाई, एक हफ्ता। लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, आपका बजट नहीं है, ओ माय गॉड, पैसे नहीं है आप लोगों के पास। तो हैरान होगी, मैंने कहा यार इसका क्या ताल्लुक है? तो बेसिकली अगर आप सब्जियां और फल खाते हैं तो आप गरीब लोग हैं, ये क्या कहानी है? गरीब है इसलिए तो फिर डॉक्टर्स के पास लाइंस लगी हुई हैं। एक प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन कितना खाना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हाथ जो है ना, ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है जो आपको बता रहा होता है कि आपने क्या चीज़ कितनी खानी है। ये जो आपकी ये चीज़ है ना, ये प्रॉपर डिफाइन करती है कि आपने प्रोटीन कितना खाना है। यानी कि गोश्त आपने इतना खाना है, ज्यादा से या ज्यादा। दैट्स इट। और इतना मोटा नहीं पीस, नॉर्मल पीस। अब ये ना कि चुड़ाई में यहाँ तक आ जाए तो वो पीस इतना ही है, इतना नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 बोटियाँ ले ले, इससे ज़्यादा ना खाए। हमारे घरों में अगर सब्जी बनती भी है तो उसमें भी सवाल ये किया जाता है कि गोश्त कौन सा डला है अंदर। वही बात कि हमारे एक साइकी हो गई है कि अगर गोश्त नहीं है तो गरीब भी है या घराना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि मुझे ये लगता है जिस घर में सब्जी बनती है वो बादशाह घराना है, क्योंकि वहाँ पे बीमारी कोई नहीं होती। आपने अगर सिर्फ गोश्त 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 ही खाया, मतलब आपने सिर्फ वही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में डाले। अल्लाह ताला ने इतनी डिफरेंट चीज़ें क्यों बनाई? अल्लाह ताला खाली बैंगन में तो बना सकते थे, बाकी कद्दू, टींडे, करेले, भिंडी, इतनी सब्जियां क्यों बनाई? और अल्लाह ताला ने कुछ भी बेजा नहीं बनाया। हर चीज़ का कोई ना कोई एक मकसद है और उसके लिए ही उसको बनाया गया है। और फलों की भी वही बात होती है ना, देखो फल वगैरह आते हैं सीजन में। आपने नोटिस किया कि मेहमान कभी घर आए तो हमेशा उनके लिए कोई स्वीट डिश बनाई जाती है, या लेकिन और वो स्वीट डिश चॉकलेट की होगी या ट्राइफलें होंगी या क्रीमें होंगी, कभी भी फ्रेश फल नहीं रखा होता टेबल पे। और अगर फ्रेश फल रखा भी जाए तो वो कंज्यूम नहीं होता। हमारी चॉइसेस जो हैं वो बड़ी बदल गई हैं और हम उसको, अच्छा अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें, शो में आप भी करती रहती हैं, मैं भी अक्सर बात करती हूँ, लोगों को हम बता के थक जाते हैं ये फ्रूट, ये वेजिटेबल, इसके ये फ़ायदे, इसके ये फ़ायदे।
फिर भी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि प्रॉपर न्यूट्रिशन या न्यूट्रियस डाइट के लिए हमें हर चीज़ को, हर पोर्शन को टच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन में, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की उसकी बात करूँ ना, साइकोलॉजी की, और उसका मेकअप जो है, कम से कम 3 से 5 कप वेजिटेबल्स जो है हमें डेली खाने चाहिए। 3 से 4 कप सब्जियां। यस, कच्ची पकी हुई नहीं। जो कोई भी, मेरा नहीं ख्याल, कंज्यूम करता होगा, कोई भी नहीं करता। अब देखो ना, 3 से 4 कप की बात हो रही है। एक सेब आपने खा लिया, आधा चुकंदर आपने खा लिया, एक गाजर खा लिया आपने, खीरे खा लिए आपने, आइसबर्ग सैलेड और वो दूसरी ग्रीन सब्जियां मिक्स करके आपने सलाद बना लिया। 3 से 4 कप खाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि यार ये क्या भूसा है। मेरे सामने ये बात होती है अक्सर। अच्छा, इवन लोग पालक को और साग को ये अक्सर मैंने कहते सुना है कि ये गाय की या भैंस की खुराक है, ये हम नहीं खा सकते। हालांकि इतना मजे का, उसके इतने फायदे हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं। कच्ची पालक, रॉ स्पिनच अगर आप चॉप करके अपने सैलेड के अंदर मिक्स करके खाएं, मजे की होती है, और उसके ज्यादा उसके फायदे जो है। अच्छा, हर कोई ये रो रहा है कि मेरा कलर बहुत पेल है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे नेल्स अच्छे नहीं है, कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, मैं थक जाता हूँ, मैं चलता फिरता परेशान रहता हूँ। भाई खाओगे तो कुछ बनेगा ना। अच्छा, और जब बात होती भी है ज़ैनब, तो सबसे बड़ा इशू ये है कि आगे से घूम के कहते हैं कलेजी नहीं खाई जाती हमसे। ओ भाई, आयरन सिर्फ आपको कलेजी से नहीं मिलता। न्यूट्रिएंट अगर आप सिर्फ, और बाय द वे फिर अपना यूरिक एसिड बढ़ा लेते हैं, गाउट का इशू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने लग जाएंगे, और उसके साथ साथ हमारी जो, अच्छा मोटापा क्यों आ रहा है जी? क्योंकि हम ग़िज़ाई ऐसी खा रहे हैं। अगर आज तक आपने कोई बंदा देखा है जो कहे कि मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के मोटा हूँ? कोई भी वेट लॉस जब करते हैं, हम सबसे पहले अपनी डाइट में क्या ऐड करते हैं? फाइबर ऐड करते हैं, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। वज़न ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। ब्राइड्स स्पेशली जब आती हैं मेरे पास भी, या किसी डॉक्टर के पास जाती है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, वेट लॉस करने की उनको जल्दी होती है कि हमारा 10 से 15 या 20 किलो वज़न कम करवा दें। स्किन का अपना ख्याल ही नहीं होता कि स्किन का क्या बनेगा। हर बंदा उनको एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस जो है वो रिकमेंड कर रहा होता है। भाई क्यों रिकमेंड करते हैं? इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि बॉडी में कुछ तो फाइबर डालो, कुछ तो ऐसा चीज़ डालो कि आपकी स्किन भी निखार के आए और आप अच्छे भी लगो। लेकिन हमारे वो एक कह लें कि सेटअप है कि इसमें फिट जिसने आना है उसने गोश्त पकाना है, गोश्त खाना है, और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो परस्यू करना है। हमें इन चीज़ों को, टैबूज़ को ब्रेक करना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें जो है ना अपनी इंसानियत वापस ला के कुछ बेहतर सोचना चाहिए। आप ये देखें, चले हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी अगली नस्ल को क्या चीज़ दे के जा रहे हैं? हमारी माओ ने कुछ ना कुछ हमें सब्जियां, फ्रूट खिलाया, ज़बरदस्ती काट के रख दिया, ज़बरदस्ती मुंह में डाला, लेकिन जो अगली नस्ल है उसको हम वो प्रैक्टिस ही नहीं दे रहे। हम उसको क्या दे रहे हैं? बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी मर्जी पिए बच्चा, पैकेट में बंद जो चीज़ें हैं वो। कभी आपने किसी बच्चे को ये कहते देखा है, मामा मुझे एप्पल खाना है, मामा मुझे सैलेड दे दे? मेरा हसन कहता है मामा एप्पल। आपने उसकी वो की है ना ट्रेनिंग, और इसलिए वो कहते को हैं। भी मैं डेली जो है चुकंदर और उसकी एक प्यूरी बना के ना उसको खिलाती थी, चुकंदर, सेब और गाजर की। इसीलिए तो इतनी प्यारी है वो। ABC, ABC। वो खाला पे गई अपनी बहुत ही छोटी खाला के ऊपर। हो तो वैसा मेरा आप बेबी, लेकिन मैंने कहा बेटा बुलाऊंगी तो फिर बहुत ही फिर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना। तो मुझे ये बताओ ज़ैनब कि ये कॉम्बिनेशन मुझे पीडियाट्रिशियन नहीं कहा था। जो मेरी बेटी के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा इसकी थोड़ी आयरन कम है, इसको ना सेब, गाजर और चुकंदर का ना प्यूरी बना के खिलाओ। मैंने कहा जूस, उन्होंने कहा प्यूरी बना दो कि तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी समझा, फाइबर जो है ना वो अंदर रह जाता है। जब हम जूस बनाते हैं तो फाइबर कंटेंट पूरा बाहर निकल जाता है। अच्छा, अब एप्पल, बीटरूट और कैरेट में सबसे मज़े की आपको बात बताऊं, जिस बंदे के बाल उसको लगता है ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मेरे बाल काले नहीं रहते, गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर वो भी एप्पल, बीटरूट, कैरेट बालों के लिए सिर्फ पीना शुरू कर दे तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे उसके। बिल्ला वजह तो विटामिन्स लेते हैं जाके इतनी महंगी 3-8 हज़ार रुपए की, वो जो स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए होती है, वो आपको काबिल कबूल है। उससे कम की आप हर महीने सब्जी फल ले लें, सब्जी फल लेके खाएं, इंजॉय करें। गोली मुंह में रखी पता भी नहीं चला कहाँ गई, लेकिन अगर ये पियेंगे तो मज़ा भी तो आएगा ना, एक टेस्ट आएगा। और इसमें भी प्लीज खुदारा चीनी, नमक कुछ ना डालें, हर चीज पे काला नमक व्यूअर्स डाल देते हैं।
उसका टेस्ट जो अच्छा फ्रूट का जो टेस्ट है, चुकंदर का टेस्ट नहीं पता होगा, गाजर का टेस्ट, सेब का टेस्ट नहीं मजे पता का होगा। होता है। बाय द वे व्यूअर्स, कभी फ्रेश चुकंदर भूल उसको बॉयल छॉल कुछ नहीं करना आपने, फ्रेश चुकंदर के स्लाइसेस काट उसका के जो खाएं। क्रिस्प है ना, उसका ही सारा मजा आ जाता है। भाई वैसे आजकल तो सैलेड में मुझे अफसोस होता है कि हम अभी भी सिर्फ कचूमर सैलेड में गाजर टमाटर और प्याज डाल देते हैं। भाई चुकंदर डालें उसके अंदर गाजर का मतलब, बिकॉज लिटरली कचूमर सैलेड में खीरा प्याज टमाटर, दैट्स इट। इवन अगर हम लोग दही बड़े या कुछ चना चाट या कुछ ऐसा बनाते हैं, उसमें भी यही 3 चीजें हम डालते हैं। जबकि चुकंदर की अगर आप स्ट्रिप्स काट के डालें और गाजर की तो इतने मजे की होती हैं। साथ में दही बल्ले वाले फिर कुछ अच्छे भी होते हैं जो आपको दे देते हैं। बट बात ये कि बाहर से क्यों ये चीजें लेनी है, घर पे ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं और आप साफ अच्छा खुद से प्रिपेयर करके उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हो बहुत आसानी से। तो वाई गो फॉर मुश्किल ऑप्शंस और उसमें। अच्छा, आपने कहा विद फाइबर ठीक है, लेकिन जो ABC जूस का ट्रेंड है हर जगह, कराची में तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब जब कोई किसी को पूछे कि जी को जूस आप पिएंगे, हाँ जी कहीं से मंगवाना चाहिए, ABC मंगवा दें। ABC का बेसिक ट्रेंड जो है ना, वो इस चीज़ पे शुरू हुआ था कि लोग पहले एप्पल खाली पीते थे, गाजर का जो आया उसमें गाजर पी ली। अब तीनों को जब हम मिक्स करके लेते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया तीनों ही लिवर को भी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, स्किन को भी अच्छा कर रहे हैं। विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, खाली एक विटामिन B का नहीं, जिसमें हम फोलेट भी लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं विटामिन B12, सारे 12 के 12 जो विटामिन है ना वो इसके अंदर मौजूद है। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अगर आप इस जूस को कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है मैं वो ज़रूर डिफाइन करना चाहूँगी कि कितनी। 1 सेब, 2 गाजर और आधा चुकंदर, ये आपने लेना है। और अगर आपको मीठा लगे तो आप इसके अंदर पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। एक टाइम पे नहीं पिया जाता, आप आधा उस टाइम पी लें और बाकी आधा बनाएंगे भी आप उसी टाइम जिस टाइम पिएंगे। बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको कंज्यूम करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर उसके अच्छा, हम लोग बेनिफिट्स। करते पता है क्या है, हम लोग पहले तो जूस बनाते नहीं है। दूसरा, अगर हम कभी जूस बना लेते हैं ना, तो हमारे फादर, भाई या बहन जो भी बाहर गया हुआ होता है ना, उसके लिए हम 2 से 3 घंटे पहले बना के वो जूस रख देते हैं। उनके आने तक वो उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं या जरासीम है वो पैदा होके, जर्म्स मल्टीप्लाई होके आपको बल्कि ख़राब करने लग जाते हैं। तो ये जो आप मार्केट वगैरह से जूसेस मंगाते हैं, व्यूअर्स एक जूसर के अंदर इन्वेस्ट कर लें। हाँ यार, एक बार साल चलता है। मुझे याद है हमारा एक जूसर था, वो 10 साल चला था और उसके बाद फिर फाइनली वो जब आखिरी उसने सांस ली तो हम बड़े अपसेट हुए। तो आगे से मामा ने कहा क्या तुम लोग पागल हुए हो, 10 साल चला है बेचारा। लेकिन स्टिल आपकी उसके साथ एफिलिएशन इसलिए थी क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करती थी। हमारे यहाँ जूसर सबसे ऊपर वाला जो कैबिनेट होता है ना, उसमें संभाल के रखा हुआ होता है, और बाहर से हम मिल्क शेक्स भी पी रहे होते हैं, स्मूदीज भी पी रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर गाजर, चुकंदर और सेब के जूस में थोड़ी और इन्हांसमेंट करनी हो ना, तो थोड़ी सी दही डाल के इसको जो है वो ब्लेंडर में बना के अगर आप लें, तो आप कह लें कि वो बहुत ज़्यादा डेंस और आपका एक प्रॉपर टाइम का मील बन जाता है। उसमें आप और क्या ऐड कर लें, उसके अंदर आप थोड़े से जो सीड्स होते हैं ना आपके, जार मगज़ जिसको हम बोलते हैं, वो आप ऐड कर लो। आपका दोपहर का खाना ये बन जाएगा। स्किन भी अच्छी, वज़न भी कम हो जाएगा, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन जो है वो आपके सीड से चला गया, आपकी डेयरी भी चली गई, आपका जो है फ्रूट वेजिटेबल भी चला गया, स्किन हेल्दी, आप हेल्दी, आपका गट बहुत हेल्दी हो जाएगा। और जब गट हेल्दी होता है ना, बहुत सारे लोगों का जो IBS चल रहा होता है, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, उसको भी ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम फार्मेसी से जाके बड़ा एक्सपेंसिव वो साशेज और वो लेके आके ना वो पी रहे होते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा अच्छा जी, प्रोबायोटिक्स है, हमारी गट हेल्थ बड़ी अच्छी है। ये जूस आप इसमें बना के योगर्ट में और ऐसे सीड्स पे खाएं, आपका मैदे की जलन अगर होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैदे की तजाबियत, खाने का वापस आना, ये उसको कंट्रोल करेगा। आपका यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल ये मैनेज करेगा। लेकिन कौन नहीं ले सकता, क्योंकि अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो ये बता दो कि कौन नहीं ले सकता। क्या डायबिटीज़ के पेशेंट, प्रेग्नेंट ख़वातीन, कोई ऐसी बीमारी किसी को हो जो जिसके लिए कि बिल्कुल सब इसको ले सकते हैं, सब के सब, लेकिन क्वांटिटी जो है वो इसकी मैटर करेगी। जिस बंदे को शुगर है वो तकरीबन 4th पार्ट ऑफ चुकंदर लेगा, आधा सेब लेगा, या आधा पार्ट उसका, जैसे आधा करके फिर आधा, चौथा पार्ट उसका आधा सेब और हरा आधा सेब, हरा आधा सेब और 1 गाजर लेके शुगर पेशेंट लेगा। और अगर किसी को लगता है कि उसकी कोई बीमारी ऐसी है, जैसे गाउट पेशेंट्स, या किसी को लगता है कि जी हमें ये शायद सूट ना करे, तो आप एज अ टेस्टर एक दिन उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बना के पिए, हफ्ते तक उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको उसका एज सच कोई नुकसान फील नहीं होता,
तो वो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। आप देखिए हमने इसमें ऐड ही कुछ नहीं किया। हर रोज ले सकते हैं? हर रोज़ ले सकते हैं, लेकिन आधा ग्लास लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, डन। और अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार ले सकते हैं। हफ्ते में 3। फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? खुदा का वास्ता ने को सब्जियां फल खाया करें। खुदा का वास्ता है, सब्जियां फल खाया करें। इतने प्यार से जुगन ने कह दिया, अब आप मान लें। और मैं भी यही कहूँगी कि अगर अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं हम लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं ना, हम उनको बीमार देखते हैं तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है। आप अगर अपने बच्चों को उस फीलिंग से बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्जियां और गोश्त खाया करें। उन्होंने तो फिर कुछ खाया हुआ था, वो माशाल्लाह 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 सेहत तंदुरुस्ती में हमने आफ्टर 40 या 45 ना गिर जाना है बिस्तर पे, हमसे उठा नहीं जाएगा। इसलिए सब्जियां गोश्त खाएं फ्रूट्स खाएं ताकि हम चलते फिरते रह सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जैनब। इसी नोट पे हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद कुछ हल्ला गुल्ला और नॉन सीरियस बातों की तरफ जाएंगे। बड़ी सीरियस बातें मुस्कुराते मुस्कुराते जैनब ने कह दी, लेकिन प्लीज़ व्यूअर्स ये प्रिज्यूम करना छोड़ दें कि खुशहाली का मतलब है गोश्त, मुर्गी, मटन, बीफ। प्लीज़ सेहतमंद ज़िंदगी के लिए फलों का, सब्जियों का जो ग़िज़ाइयत का ख़जाना है उनको इस्तेमाल करें। ज़रूर प्रोटीन का इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस में लेके आएँ। हमारा मज़हब भी हमें मयाना रवि बैलेंस का पैगाम देता है, हमें भी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू जैनब। क्या बात है। द वेरी वेरी टैलेंटेड मेलोडियस मुग़ीरा अहमद हमारे साथ हैं। बहुत से प्राइवेट चैनल्स पे भी आपने इनको परफॉर्म करते हुए देखा होगा। करंटली शी इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ म्यूजिकोलॉजी एट कनेज कॉलेज फॉर वुमेन। अस्सलाम वालेकुम मुग़ीरा। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो आपकी आवाज़ नहीं, आपका इंट्रोडक्शन कर दिया। थैंक यू सो मच। और हमें ज्वाइन किया है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट मॉडल और एक्टर असद महमूद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप असद? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लुकिंग गुड। थैंक यू। जो लड़कियों का टाई एंड डाई का ट्रेंड है वो आप भी अब आगे लेके चल रहे हैं, देख रही हूँ। बाय द वे टाई एंड डाई इज सो इन एवरीवेयर। जी जी। Boys, girls, everyone, even little kids. Yes. And then we've got John Umar Kazi with us. आप एक multi-dimensional personality हैं, थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न के एक्टर हैं। बहुत से मूवीज़ और ड्रामास में काम कर चुके हैं। इंटरनेशनली एंड नेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट। समझ नहीं आ रही उमर बुलाऊं कि जॉन बुलाऊं? जॉन तो स्टेज नेम है। स्टेज वो भी बाहर। तो हम वी कैन स्टिक टू उमर ना? Yes, yes, हाँ of बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ ना। मैं उमर कहूँ आपको जॉन कहो, फिर मैं आपको जॉन कहूँ आपको उमर कहो, वो पहले ही क्लियर कर देते। ओके। देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस विकी चौधरी। भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एंटर हुए थे सेट पे और अभी तक उन्होंने वो सीरियस एक्सप्रेशन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ब्रिलियंट सिंगर, नेशनली इंटरनेशनली पाकिस्तान में एंड बाहर भी परफॉर्म कर चुके हैं। इसके अलावा साहिर अली बग्गा के साथ गिटार भी प्ले करते हैं। कैसे हो विकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है करंटली। व्हाट आर द लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स? मुग़ीरा आपसे शुरू करते हैं। अपने म्यूज़िक पे भी काम चल रहा है और एक प्राइवेट चैनल का एक शो है जो कि एज लीड सिंगर वो मैं कर रही हूँ। उसके साथ साथ आपको पता है कि पढ़ाने के शोबे से मैं हूँ, तो पढ़ा भी रही हूँ और गा भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। क्या बात है। ऑल इन वन। Yes. इन इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ माशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू असद? मैं बस एक सीरियल की शूट कर रहा हूँ अभी, और एक फिल्म है जो कि ईद पे हम रिलीज़ कर रहे हैं, दौड़ नाम है उसका। तो उसकी प्रमोशंस, कल उसका पोस्टर लॉन्च है, तो उसकी तैयारी चल रही है, बाकी साथ पे शूट चल रही है। वाओ, वंडरफुल। सो लॉट्स गोइंग ऑन। आजकल इंडस्ट्री के जो सिचुएशन चल रही है, इतना भी काफ़ी ज़्यादा काम है। काफ़ी ज़्यादा। व्हाट अबाउट यू? क्या मसरूफियात हैं आजकल? जी, आजकल तो स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली इन लाहौर, और आई वाज इन दुबई, वेकेशन पे था। एक पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है मेरा, टर्की और पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर, तो उसके हमने अभी 6 एपिसोड किए हैं, पायलट शूट। और एक वो टर्की में शूट हो रहा है या पाकिस्तान में? आई थिंक अभी पाकिस्तान में तो किया है ना शुरू के कुछ एपिसोड्स, तो ऑब्वियसली वो जॉइंट है, लेकिन वो भी नीड स्पॉन्सर्स, वो सारा अभी जो जिसे आप वो करते हैं ना, उसको पायलट टाइप बनाते हैं, तो वो चीज़ अब ट्रेंड दोबारा आ रही है। तो इट्स गोना बी अ वेरी मेगा बजट प्रोजेक्ट, तो अभी वो उसमें वो किया। देन अभी आई वाज डन विद
थिएटर प्ले, फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान में परफॉर्म किया था थिएटर, उससे अभी फारिग हूँ कुछ महीना डेढ़ पहले। और इसके अलावा कुछ एक नेटफ्लिक्स की भी बातचीत चल रही है अभी, वो एक ऑन टॉक मतलब ऑनगोइंग टॉक जी ऑनगोइंग जी हाँ वो चल रहा है डिस्कशंस, और बस देखें पता नहीं और चल की गुंजाइश थी अभी थी उम्र और की गुंजाइश बस वो बातें अभी फिलहाल है, प्रैक्टिकल ज़्यादा इतना नहीं। हाँ पर हाइपोथेटिकल्स में से भी तो चीज़ें निकलती हैं एंड में। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू विकी? मैं जी आप तो आपके तो पैर ही नहीं ज़मीन पे टिकते, कभी आप कहीं होते हैं, कभी आप कहीं होते हैं, कभी आप कहीं होते हैं, तो आजकल शुक्र है आप यहाँ हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, और आई एम ब्लेस्ड। मैं दुबई गया हुआ था, उसके बाद टर्की, फिर मैं जद्दा में अपने गाने लॉन्च करके आया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वंडरफुल, जी कांग्रेचुलेशन। 2 सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच। एक मेरा सूफ़ी कलाम है जो मैं वहाँ पे लॉन्च करके आया हूँ, एक मेरा रोमांटिक सॉन्ग है इश्क जो कि आपके शो में आज लॉन्च करूँगा स्पेशली। आई एम अ लकी पर्सन कि मैं यहाँ पे आपके शो में वी आर वेरी लकी दैट आपने हमारे शो को चूज क्योंकि किया। जी मैं छोटे होते थे पीटीवी चैनल देखता था, और पहला चैनल है पाकिस्तान का, और यहाँ से मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट सारे गए हैं, तो मेरी भी विश थी कि मैं अपने गाने यहाँ से लॉन्च करूँ और फिर आगे जाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक वी वन ऑफ द ओनली शोज, मॉर्निंग शोज जिसमें हम सिंगर्स को एज मेन गेस्ट बुलाते हैं। जी। होता ये है कि बहुत से चैनल्स पे सिंगर को बुला तो देते हैं, उसको सिर्फ गाने की हद तक उसके साथ एक रखते हैं ताल्लुक। हमारा वो भी होता है कि जहाँ पे हम सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं और सिंगर आए हुए हैं, बट द पॉइंट इज वी ऑल्सो कीप सिंगर्स इन फोकस। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे लिए सिंगर सिर्फ एक चेहरा नहीं है जो गाना गाता है। जी 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 ऐसे। उनकी एक जिंदगी है, एक लाइफ है, एक बिल्कुल स्ट्रगल है। जी जी जी। और अगर हम उस पर ना बात करें तो वो भी ज्यादती है, क्योंकि आप लोग कोई कम सेलिब्रिटी तो नहीं है ना किसी एक्टर से या किसी क्रिकेटर से या किसी और पर्सनालिटी से। इसी बात को आगे ले जाते हुए जो इस बात पे मैं आज चाह रही थी कि हम सब डिस्कशन करें, क्योंकि म्यूजिक की भी रिप्रेजेंटेशन है, एक्टिंग की भी, मॉडलिंग की भी। चलो एज अ होस्ट मैं भी बीच में आ गई, तो मिलजुल के मैं ये एक बात अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। पहले लोग कहते थे when I initially came into the industry about 15-16 years ago, लोग ही नहीं आते इस फील्ड के अंदर, लड़कियां आती नहीं हैं। मतलब यू नो सच मीडिया में लोग काम नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान में, या आते नहीं थे लोग। अब इतना इन्फ्लक्स हो गया है सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, होस्ट, मतलब हर की कैटेगरी में कि अब काम ही नहीं मिलता। क्या ये सही है कि गलत? लेट्स स्टार्ट विद यू। आई थिंक जुगन, अगर हम बाकी दुनिया में देखें तो बड़े ट्रेंड और प्रोफेशनल डिग्रीज़ लेके लोग आते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो लोग दे आर नॉट विलिंग कि वो मेहनत करें, अपना प्रॉपर एक स्ट्रगल करके और एक सीख कर आएँ। आई थिंक उसके लिए ट्रेनिंग भी बड़ी ज़रूरी है। अगर उसमें आप एफर्ट नहीं कर रहे तो फिर तो हर कोई ही वो काम कर सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कुछ आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जान यहाँ एक्टिंग स्कूल्स हैं ही कितने। सिंगर तो चलो आप किसी का स्टूडेंट बन जाते हो, अगर आप फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले सकते तो इनफॉर्मली किसी के आप बट उसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। जो एक वो एलिमेंट है ना सीखने वाला, अब ओवरनाइट सक्सेस का एक ये जो आ गया ना एक ट्रेंड कि बस। चलो अगर सिंगिंग की बात करें तो देन लेट्स गो टू विकी एंड देन वी टॉक अबाउट एक्टिंग एज वेल, क्योंकि ये भी तो एक चीज़ है कि आप लोगों के साथ भी परफॉर्म करते हो, देन यू आर अ सिंगर एज वेल। अब ट्यूनर का ज़माना है। जी बिल्कुल ऐसे ही, आवाज़ को ट्यून करो और गा दो। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो एक्टिंग में भी ट्यूनिंग जुगन जी ज़्यादातर 90% लोग ट्यूनर पे ही चल रहे हैं, लाइव सिंगिंग ख़त्म हो गई है। आपने देखा होगा एक दौर था बैंड, यार कॉन्सर्ट्स, कम से कम कॉन्सर्ट में तो लाइव परफॉर्मेंस होती थी। आई डू लाइव सिंग, मेरा जो भी कॉन्सर्ट होता है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी परफॉर्म किया मैंने लाइव किया, और इसका सबूत ये है कि अभी भी मैं आज जो करूँगा वो लाइव करूँगा, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा है वो माशाल्लाह किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे जो टीचर हैं वो आमिर अज़हर हैं, गिटार में आतिफ असलम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और सारे अली बग्गा जी वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनके बैंड में मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ। तो सीखने की बात सही है, लेकिन अब लोग बेसिकली सीखते नहीं हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब एक सिंगर है खलील कैफ़ी, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि अल्लाह पाक ने उसकी सुनी, आजकल उनका गाना बहुत चल रहा है, कहानी सुनो। तो ऐसे टैलेंट को बाहर लेके आना चाहिए। मैं मुगीरा जी की बात से डिसएग्री भी करूँगा कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो सिखाते नहीं, वो अपने पीछे लगा लेते हैं, वो पीछे। वैसे ये मुगीरा जी ये बात ये नहीं, वो बुरा हो जाता है इंसान सीखने बिकॉज़ मैंने बहुत से यंग लोग देखे हैं जो अगर किसी नोन सिंगर के साथ एज अ स्टूडेंट अटैच हुए हैं, और वो कहते हैं ना कि आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमें सिखाएं, वो सारी जिंदगी स्टूडेंट, वो सारी जिंदगी वो फिर वो ये बात आपकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बट अभी जहाँ डिग्री भी हो रही है ना, अगर हम उसमें ट्रेंड में सिर्फ उसकी बात करी थी, स्पेसिफिकली म्यूजिकोलॉजी की बात करी थी कि स्टूडेंट्स
पढ़ने को, कुछ सीखने को, कुछ समझने को तैयार हैं। ये भी एक ये एक important सही बात इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ यंग पीपल Yes. कम इनटू दिस थिंकिंग आसान होगा, ओ म्यूजिकोलॉजी इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, Exactly. इतना मुश्किल है, जिस तरह लोग फिलोसफी ले लेते हैं बड़ा आसान बंदा होगा। ओ साइको हो भाई जाता है एग्जैक्टली कि ये म्यूजिक करने के लाइक अपने आप को खराब करना। अब खलील कैफी को सॉरी तो से पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन गॉड गिफ्टेड था। आज माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके गाने को इंडिया वाले कॉपी कर रहे हैं, और पता नहीं सॉरी से कहाँ से लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट ऐसा टैलेंट बहुत कम है। हाँ जी, पर जान इसीलिए सुपरस्टार Exactly. चार चाहिए होते हैं किसी भी Exactly. मुल्क के Exactly. एक टाइम पे। Finger- हर दूसरा बंदा अगर सुपरस्टार की कैपेसिटी रखता, ये वही वाली बात है ना कि किसी भी क्लास के अंदर, जैसे आप स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं, जी। 26 स्टूडेंट्स है तो एक ही फर्स्ट आएगा। Exactly. हर बच्चा नहीं फर्स्ट आ सकता, Exactly. लेकिन हाँ सेकंड थर्ड भी कोई आता है, सारे तो नहीं हो सकते। सो यस, एक लिमिटेड विंडो होती है। यहाँ पे हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आपका ही लाइव सॉन्ग सुनते हुए आएंगे, और उसके बाद जो हमारे दोनों बॉयज बीच में बैठे हुए उन दोनों से ये जानना भी जरूरी है फ्रॉम उमर एंड असद कि भाई एक्टिंग की फील्ड में अब बहुत से जो यंग लोग हैं वो टिकटॉक से और स्नैपचैट से, मतलब इन सोशल मीडिया से उठाए जा रहे हैं रादर देन जिन्होंने काम किया और whatever, और वो उठाए जा रहे हैं। और वो कहते हैं, और मैंने मेन लीड पे देखा है यंग टिकटॉकर्स को जिनको लोग ले रहे हैं, तो फिर जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं वो कहाँ जाएं? ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अच्छा जुगन जी, ये जो मैं सॉन्ग गा रहा हूँ, मैं आपका फ़ैन भी हूँ और माशाल्लाह प्यारे भी हैं, और ये आपके लिए सॉन्ग है जी। आप होप यू लाइक इट। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा के, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा के, तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। तैनू दिल वाले शीशे च वसाया, तैनू दिल वाले शीशे च वसाया, दिल कर वेखदा रवा, दिल कर वेखदा रवा, दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, लवली। थैंक यू जी। ओके, अब बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रही है हमने। बॉयज आप लोगों की तरफ आते हैं। स्टार्ट विद यू। ये बताइए कि ये जो एक ट्रेंड आ गया है कि अब हमारे सोशल मीडिया से जो बहुत से स्टार्स आ रहे हैं, बाय द वे ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। बहुत से जो हमारे सिंगर्स हैं, जैसे आई थिंक आसिम अजहर भी इसी तरह ही, मंजर आम पे सारे इसी तरह जी। अब आ रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि अगर असद को किसी ड्रामे में लीड पे लेना है और कोई टिकटॉकर है जिसके कोई 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो चलो उसको ट्राई कर लेते हैं। जब इवन इफ असद का आपको पता है कि एक मंजा हुआ एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, ये जो एक ट्रेंड शुरू हो गया, हम मेन स्ट्रीम वाले कहाँ जाएं? अच्छा जुगन, मैं इस चीज़ की अगेंस्ट नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि हर दौर के तकाजे होते हैं। टिकटॉक आया, टिकटॉक से अच्छे लोग भी आए हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ मेरे क्लासिक एग्जांपल डब स्मैश से आई थी हानिया, टिकटॉक से पहले डब स्मैश होता था। अब मसला ये है कि ये तो डिसाइड करना है जो लोग सीट्स पे बैठे हैं उन्होंने, कि इंसाफ कैसे करना है, कास्ट किसे करना है, क्यों करना है और किस पैरामीटर पे करना है। आपने सिर्फ फॉलोइंग के बेस पे, क्योंकि देखिए ये भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें उन्होंने इसी तरह की सोशल मीडिया की ही कास्ट को रखा, वो बहुत बड़े फ्लॉप हुए।
बिल्कुल होंगे उसकी वजह ये है मतलब वो एक्टर्स नहीं फ्लॉप हुए, वो प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो गए। उसकी वजह ये है कि किसी की आवाज़ पे एक्ट करना और बात है और वैसे एक्ट करना और बात है। बिल्कुल। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि वोकल का भी एक्सप्रेशन है एक्टिंग में, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करता। बिल्कुल। हम सिर्फ ये समझते हैं कि लुक्स हैं, बॉडी बनी हुई है तो हम एक्टर हैं, शायद इससे एक्टर नहीं बनता। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने पढ़ा, एक टाइम देना पड़ता है और वक्त के साथ मैच्योरिटी आती है। एक प्रोजेक्ट कभी भी डिसाइड नहीं करता कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सालों साल काम करने के बाद, 15-15, 20-20 साल काम करने के बाद एक मकाम मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट करने से 20 साल काम करने के बाद भी लोगों को रिकग्निशन नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। एक कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलता जिससे उनको बूम मिल सके। बिल्कुल रवायती काम है वो, तो हो रहा है बहुत सारा। नहीं ऐसा तब, जैसे आपकी मैंने परफॉर्मेंस कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ही अमेजिंग देखी है, लेकिन वो शायद प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आपकी, क्योंकि देखो सिर्फ एक एक्टर की परफॉर्मेंस पे कोई प्रोजेक्ट नहीं चल पाता, नहीं होता। पूरी कास्ट स्ट्रांग होनी जरूरी है। इसीलिए तो मुझे ये गिला होता है कि भाई आप जरूर लेके आए सोशल मीडिया के बच्चों को आगे। आई एम अ मदर माई सेल्फ, आई वुड वॉन्ट कि कल को फ्यूचर में अगर मेरा कोई बच्चा आना चाहता है सोशल मीडिया के थ्रू, जरूर आए, लेकिन थोड़ा सा उनको ट्रेन तो कर दो यार। ट्रेन नहीं है लोग, थोड़ा सा तो उनको ट्रेन कर दो। हम लोगों ने कितने जूते खा खा के एज एक्टर्स सीखा। बहुत मुश्किल काम है, अभी भी बहुत सारी जगहों पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। अब जैसे कि उमर ने कहा, मैंने अपना थिएटर का अपना प्ले मुकम्मल किया, उसके बाद मैंने कुछ टाइम ऑफ लिया, क्योंकि थिएटर एक बड़ी एग्जॉस्टिंग काम है, बंदे की मत मारी जाती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। क्योंकि एवरी सिंगल डे आप वही चीज बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, और उससे पहले, उस परफॉर्मेंस से पहले आपने जो तैयारी करनी है वो आपकी नर्व्स उड़ा देती है, क्योंकि वो कोई 1 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग नहीं होती, हफ्तों महीनों की आपने करना होता है काम। क्योंकि मैंने भी थिएटर से स्टार्ट किया, मुझे पता है 1.5 महीना रिहर्स करते थे तो 3 दिन की हमने परफॉर्मेंस करनी होती थी। लेकिन वो परफॉर्मेंस होती कैसी थी? एग्जैक्टली उसमें कोई कट्स नहीं होते थे, कोई आपका क्लोज और आपको वो सेव नहीं कर लेते थे 2 शॉट में या 3 शॉट में, आपने बस उस वक्त करना है, और हर एंगल से कोई ना कोई आपको देख रहा है। तो आप इतना सा भी कोई, अगर आप अपनी ऐसे भी कर रहे हैं हाथ को, तो वो भी कोई नोट कर रहा है, और अगर वो जस्टिफाई नहीं हो रहा कैरेक्टर के साथ, तो आपने बड़ा गलत कर दिया। आजकल तो जुगन ऐसा भी चल रहा है सेट्स पे कि प्रॉम्प्टिंग होती है टीम वाले कहते हैं कि हम डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप बोले जाएं बस। हाँ, और अब आपका, हाँ मेरे साथ ये हो चुका है, मुझे ना मेरी ज़बान पर ही चढ़ रही थी एक लाइन, मतलब एक जरा लंबा मोनोलॉग था, उन्होंने कहा हम बोलते जाएंगे, आप बोलते जाएं। अच्छा, मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। यार मैं एक बोली, दूसरी लाइन बोली, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा शक्ल पे एक्सप्रेशन कुछ और है, बात वो कुछ और कह रही है, मुझे 5 मिनट दे, मैं याद करके आती हूँ। 5 मिनट वेट करना गवारा नहीं है। असल में वो एक्टर अपना काम नहीं कर रहा होता, वो एसोसिएट की लाइंस वो डिलीवर कर रहा होता है, और वो वही एक्ट कर रहा होता है जो सामने वाला कर रहा होता है। जी उमर, आप क्या कहेंगे? I think it's, to be very honest, a complete failure of the media. Television, film, जो भी हमारा मीडिया है, ये it has failed to entertain the people. People are on their cell phones at the moment. सारे अपने फ़ोनों पे लगे हुए। ठीक है, और वो बस वो उधर ही एंटरटेन हो रहे हैं। टीवी लगा हुआ है लेकिन टीवी कोई देख नहीं रहा। फिल्म में वैसे कोई जाता नहीं है, जाता है तो वो भी अपने फ़ोनों पे लगा हुआ है, या वो बस एक फैमिली एंटरटेनमेंट समझ के वो सिनेमाज में भैया बंदा सिर्फ रील देखता है। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, पहले होता था कि हम कोई शो या कोई चीज़ अपने फ़ोन पे देख लेते थे। मैं खुद जब सेट पे जाया करती थी, तो मैं भी अभी भी, खैर मैं मतलब नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, उस पर कोई चीज़ लगा के अपने फ़ोन पे देख रही हूँ। लेकिन अब मेरे साथ ही सेट पे जो लोग होते हैं, ऐसे ऐसे फ्लिप कर रहे होते हैं, और मैं देख रही होती कि कर क्या रहे हैं। मैंने कहा कलाई टूट जानी है। असल में रील देख रहे होते हैं सारे। 4G हो गए। So my point is that if they're doing such a good job, such a great job, तो फिर क्यों लोग इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, इनके ड्रामे और प्रोग्राम्स क्यों नहीं? सॉरी, मैं खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, मैंने अपनी सारी लाइफ इसको दे दी, सारी लाइफ। आई वाज इन 9th grade when I started। तो लेकिन मुझे जब दुख होता है, दर्द होता है, तो फिर मैं बोलता हूँ, और मैंने बहुत कुछ मैं करता भी हूँ। जब मुझे इंडस्ट्री को मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो मैं उसमें यस ऑलवेज, आई एम ऑलवेज ऑन द फ्रंट। बट इन जनरल आई एम नॉट हैप्पी हाउ थिंग्स हैव डिटीरिएटेड ड्यूरिंग द ईयर्स। ठीक है ना, थोड़ा क्वालिटी काफ़ी गिरी है, और इफ़ दे थिंक कि वो सोशल मीडिया से लोग लेके और इस तरह से ये दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, तो प्लेस को तो बहुत ज़्यादा चलना चाहिए, और लोगों को तो फ़ोन नहीं देखना चाहिए। तो अब वो फ़ोन से लोग ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि फ़ोन स्ट्रॉन्ग हो गया है, और फिल्म्स वगैरह फ्लॉप हो चुकी हैं, ड्रामे फ्लॉप हो चुके हैं। बट कर पता है क्या रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा यंग लोग लाने शुरू हो गए हैं,
जो मंजे हुए एक्टर्स हैं उनको घर बिठा दिए। देखो मानने वाली बात जी। है, मंजे हुए सिंगर्स को घर बिठा दिए। ट्रू, ऐसी देखिए बॉलीवुड देखिए यंग, याद रखें ना कि सस्ता भी पड़ जाता है। यस अच्छा मैं इस पे प्लीज़ एक चीज़ ऐड करूँगा, मैं बॉलीवुड नहीं देखता। कुछ शायद मेरी वो भी होगा, हॉलीवुड की चीज़ें देखता हूँ, मेरा एक पैट्रियटिज्म भी होगा, लेकिन मुझे कोई ख़ास एंटरटेन भी नहीं करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल मैंने एक सॉन्ग लगाया बिकॉज मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे पंजाबी सॉन्ग्स थोड़े से सुनाए, तो मैंने कहा यार मेरा इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे मैं लगा लेता हूँ। वो लड़का मैं देख रहा हूँ, मुझे नाम भी नहीं उसका पता है, एक्टर है, वो काफ़ी आया भी हुआ है। उसका जो फेस है और उसका जो क्लोजअप है, ठीक है, एक्सप्रेशन वो छोड़ें, उस दूर से जो दिखा रहे हैं सिर्फ और बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, तो वो एक एंगल से दिखा के डांस वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बॉडी शॉडी ठीक है, स्टाइल उनका सही है, लेकिन वो दिखाई ऐसे रहे कि वो पीछे का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। अच्छा हम नहीं ये कर सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमको एक्टर से ही ड्रामे को हिट करना है। महमूद असलम को बुलाया जाता है ना, या आपके वो जो सुहेल अहमद साहब को जब भी कोई मुश्किल चीज़ होती है, भले वो फिल्म हिट हुई है, इनका बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है ना। हम लोग इतने एडवांस्ड नहीं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम बैकग्राउंड को ऐसा सजा सकें जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड सजाता है। हमको एक्टर्स को अपनी परफॉर्मेंसेज से हिट करना है, तो हमने वन मैन शो ही होना है, और वन मैन शो चलता है। लेकिन जिस तरीके से ये चाह रहे हिट हो, उस तरह से नहीं होएगा कि एक बंदे की फॉलोइंग इंटरनेट के ऊपर है और आप उसको टीवी पे लाएंगे तो आपके टीवी प्रोग्राम की भी फॉलोइंग हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। बिकॉज देखें, अगर उस चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए भी देखिए हर मीडियम की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने ऐसा एक बात कही कि सिर्फ एक गाने को लिप सिंक करके आप सिंगर नहीं बन जाते। एग्जैक्टली। लेकिन कितने मज़े की बात है कि मुगीरा का शायद अपना गाया हुआ गाना उस वक्त हिट ना हो, लेकिन इनका जो किसी बच्चे ने जिसने टिकटॉक बना दी उसकी, वो बहुत बड़ा हिट हो गया। सो इट डज बिकम स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक एंड ऑब्वियसली ये बाय द वे मैं एक बात क्लियर कर दूं व्यूअर्स, हम में से कोई भी सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग आगे आए हैं उनके खिलाफ नहीं, हंसते बड़े प्यारे अंदाज में ये बात क्लियर भी की कि हमें इश्यू किसी चीज़ से नहीं है। लेकिन बात ये है कि जिन लोगों ने एक अरसा दिया है इस इंडस्ट्री को, उनको निगेट कर देना ये कह के कि भाई फलां के 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वो 15 मिलियन फॉलोअर्स जरूरी नहीं है कि टीवी पे भी ट्रांसलेट करें, वो शायद रही ही उसी सोशल मीडिया। आपके जितने भी यंग लॉट हैं, मैं बॉलीवुड की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो बॉलीवुड मैंने अभी फॉलो किया, मैं उस हिसाब से अगर हम लॉलीवुड की बात कर ले तो बेहतर होगा। लॉलीवुड की एग्जांपल इसलिए क्योंकि लॉलीवुड ने बेसिकली, आप सही कह रही कि अबैंडन कर दिया है जो सही आर्टिस्ट को। लेट्स यूज फवाद खान, माहिरा खान हो गए, नीचे से महविश हयात हो गई, सबा कमर हो गई। अब जैसे ये लोग प्रोजेक्ट्स में होते हैं जी, वो प्रोजेक्ट ब्लॉकबस्टर फाइनेंशियल हिट हो या ना हो, लेकिन लोग देखने के लिए जरूर जाते हैं जी। सो वो वाले आर्टिस्ट तो अपनी जगह है, बट देखे ना इन दोनों के बीच में गैप बहुत आ गया है। एक तरफ फवाद, मायरा, महविश, ये वाले लोग आ गए, और दूसरे एक्सट्रीम पे आ गए आपके टिकटॉकर्स और आपके सोशल मीडिया के, और जो बीच के जो सारे आर्टिस्ट हैं वो फिलर है, वो फिलर आ गए। इसमें मैं एक चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो बॉलीवुड से होकर आए हैं। बॉलीवुड की 90% अगर मार्केट है तो पाकिस्तान की 10% है, ठीक है। वो 90% वो 15 मिनट से हाथ उठा रहे हैं, मैं इसलिए बोला नहीं, मैं स्टूडेंट की तरह बन जी। मैं एक्चुअली इनकी बात से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ मेड इन पाकिस्तान है, वो किसी तारीफ के मुताज नहीं है। साहिर अली बग्गा, साहिर अली बग्गा को अब बुलाया जाता है बाहर आफ्टर ही बिकेम अ हिट हियर। क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि जब आप अपने मुल्क में रह के आप अपने मुल्क को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप कहीं पे भी जाके कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, मेरा ये मानना है जी। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि एज एन आर्टिस्ट देखें जी, वी आर कोलीग, लाइक सबसे पहले आपका घर है। अगर मैं अपने घर की तारीफ नहीं, यहाँ पे बैठा हूँ मैं, पीटीवी मेरा घर है, अगर मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा तो मैं किसी को भी अच्छा नहीं कह सकता, राइट। सबसे पहले तो मुझे अपना आप देखना चाहिए कि हार्ड वर्क पे ऑफ, जब आप हार्ड वर्क करते हैं उसका पे ऑफ होता है। मेरे फॉलोअर 1200 हैं जी इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली ज़्यादा मैं जा रहा हूँ। मैंने क्यों मेंशन किया कि 10 साल की मेहनत है मेरी, और 10 साल के बाद अब 2 गाने लॉन्च करूँगा मैं, 10 years, क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेलता था बाबर आजम के साथ, मैं क्रिकेट जी, तो मैंने स्विच ऑफ किया, फिर मैं म्यूज़िक में आ गया। मुगीरा जी के साथ भी मैंने क्रिकेट में काफ़ी शो किए हैं, इनके जो कुलीग हैं सर अब्दुल रऊफ़, उनके साथ भी मैं गिटार सिखाता रहा हूँ। तो आर्टिस्ट की एक लॉन्ग जर्नी होती है जो कि यहाँ पे बताई नहीं जाती। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, जी, मुझे पता है कि फवाद कब से काम कर रहा है, यस, मुझे भी पता है माहिरा कब से काम कर रही है, मुझे पता है कि मैं भी शब से काम, ये काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, हिट ये बहुत बाद में हुए हैं। Exactly. लोग एक्चुअली सिर्फ वो वाला टाइम देखते हैं जहां पे हिट हो गया। एग्जैक्टली। सबा कमर जी, वो भी, उनकी भी बहुत, शी हैज बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम।
ये नहीं ना पता लोगों को, लोग एंड सोशल वो हमेशा से एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट थी, ऐसा ही लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वही वाली बात असल जो आपने कही कि वो एक रोल की देर होती है जी। जो क्लिक कर जाता है। जैसे आपने जब कायदे आज़म का कैरेक्टर प्ले किया था तो वो एक रोल था जो हिट हो गया था और उसमें आपको परफॉर्म करने का मौका मिला। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं मिल रही ना, हमारे सिंगर्स को भी कहा जाता है आए लिप सिंगिंग करके चले जाए कॉन्सर्ट में, मुगीरा जी आपने 3 गाने गाने, आप आए आप गाएं और आप जाएं। एग्जैक्टली हम मार्जिन मैं नहीं करती। नहीं बट ऑफर तो यही होता है ऑफर ना। यही होती है कि टाइम नहीं होता जी उनके पास। देखिए अच्छा प्रोजेक्ट नहीं, की मुझे ना बुलाते ही वो लोग हैं जिनको पता है, जिन्होंने Live लाइव सुनना करना है। है। उनको ये पता है कि कौन लाइव गा सकता है जी। और और कौन नहीं गा सकता। बिल्कुल। प्रोजेक्ट में ना एक प्लेटफॉर्म एक चीज़ होती है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे 5-10 ऑफर्स आई हैं यूट्यूब के लिए, मेरे कर लें, मेरे यूट्यूब के लिए काम कर लें। मैंने कहा मैं नहीं सॉरी कर सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं हम नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं। मैंने कहा मैं नेटफ्लिक्स अगर मुझे ऑफर करेगा मैं ज़रूर करूँगा, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। पहले हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि जिसमें लोग ऑलरेडी हों, तो फिर आप उस पर काम कर सकते। हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं। अगर हम एक सुपरमैन मूवी भी बनाएंगे, हो में भी तो किसी को घुसना होगा तो होगा ना। वो नहीं करेंगे ना, वो देखिए, नेपोट देखिए अपने दोस्तों यारों को, या वो खुद प्रोड्यूसर बन जाएंगे एक्टर्स और वो खुद करके वो आ जाएंगे ना, तो वो प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं होगा। मैं उमर की बात को सेकंड करता हूँ। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, एक तो होता है टैलेंटेड होना। मैंने स्टडी किया नेशनल एकेडमी नापा से, कुछ टाइम मैंने वहाँ लगाया, मैंने स्टडी की, मैं पॉलिश हो गया, मैं बन गया। उमर ने स्टडी किया, इन्होंने किया, सब ने किया, बन गया। अब आगे बात आती है कि उसको शोकेस कहाँ पे करना है। तो वो जो इंटर होने वाला काम है, शोकेस करने वाला काम है ना, वो ज़्यादा टफ हो गया है। लोग टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जाएं कहाँ? फ़ोन कौन उठाएगा? मीटिंग के लिए टाइम कौन देगा? उनकी टोपियाँ कौन सुनेगा? बहुत सारी बातें हैं। देखिए वी हैव ट्राइड एवरीथिंग। अभी मेरी फिल्म 2020 में कौन है रिलीज हुई, नूर साहब के छोटे भाई की मूवी थी, ठीक है। अंदर पब्लिसिटी ही नहीं हुई है, मूवी में देखने ही कोई नहीं आता। जितने लोग आए वो खड़े होकर उन्होंने क्लैप की, दैट वाज इट। अखबारों ने अच्छा लिखा, दैट वाज इट। प्लेटफॉर्म नहीं है ना, हम दिखाएं किसको? ऑडियंस तैयार ही नहीं है देखने के लिए। तो क्यों नहीं तैयार? क्योंकि हम लोगों ने बार बार वही बुरा काम करके उनको इतना पक्का कर दिया कि वो उनको पक्का पता चल गया अब अच्छा हो ही नहीं सकता। तो अच्छे बंदे को भी काम को भी नहीं कोई। मौला जट इज अ क्लासिक एग्जांपल। द पॉइंट इज वही होता है कि अगर एक दफा सिनेमा भर गया तो जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी भरेगा। लोग लोगों को बताते हैं। Exactly. पहली दफा तो आप सिनेमा में किसी को भी लेके आ सकते हैं पब्लिसिटी के थ्रू। जी। फिल्म का ब्लॉकबस्टर हिट इस लेवल का होना, टू ब्रेक दोस काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स, फॉर दैट you need to have good content. Now the point is that proves that good content can do well. यहाँ पे हमें सॉन्ग की तरफ जाना है। मुगीरा जी आप हमें अगर यहाँ पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि विकी जी आपका हमने आज सॉन्ग भी लॉन्च करना है Thank you शो जी। पे, जो हम ब्रेक के बाद करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड मुगीरा अहमद, असद महमूद, जॉन उमर काजी एंड देन विकी चौधरी हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी बहुत टैलेंटेड सी शेफ़ भी हमारे साथ हैं। तो शेफ़ कोमल मलिक की तरफ बढ़ते हैं। जी शेफ़, हम अपने बड़ी इमोशनल गुफ्तगू में आपको भूल से गए? नहीं, हाँ सब रेडी है। मैंने चिकन स्ट्रिप्स भी बना लिए हैं और साथ अमेरिकन कॉर्न सैलेड भी, और साथ मैंने इसको चिली मायो के साथ और केचप के साथ सर्व किया है। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज़ जो आप डब्बे की बनी ख़रीदते हैं वो आप घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आप उसको घर पे बना लेते हैं तो कम से कम आप अपने घर वालों की सेहत को तो बरकरार रखते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर होता है, लेकिन सेहत का कोई निमुल बदल नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो मुगीरा जी, आपका पैगाम, बिकॉज आप उस्ताद भी हैं बिल्कुल, और आप म्यूज़िक की स्टूडेंट भी हैं, आप दोनों ही हैं, एंड देन आप खुद भी एक सिंगर हैं। सो क्या कहेंगी आप उन यंग लोगों को जो म्यूज़िक की तरफ आना चाहते हैं और कहते हैं खैर है यार ट्यूनर पर सेट कर लेंगे? मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और मैं यही मेरा मैसेज होगा कि स्किल जो है उसको पॉलिश करें। क्योंकि अगर हम देखें अपने माइस्ट्रोज़ को, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को देख लें, नूर जहाँ को देख लें, या जो भी हमारे जहन में नाम आते हैं जिनका काम आज तक ज़िंदा है, अगर वो खाली स्किल की बेसिस पे चलते तो वो ये नाम ना बनाते। अच्छा मुगीरा जी, अपने काम में सबसे ज़्यादा आपको हाईलाइट क्या लगता है कि मैंने सबसे जो बेहतरीन अभी तक काम किया? देखो अपने आप से पूछना वो बड़ा मुश्किल होता है। कंटेंटमेंट का जो एलिमेंट है कि कोई एक चीज़ बताएं जिसकी आप अपने आप से बड़ी मुतमईन है कि मैंने ठीक किया। आई थिंक कि ऑडियंस बनाना, अच्छी ऑडियंस। म्यूज़िक जो मैं ट्रेन करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मतलब आई थिंक ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छी ऑडियंस बनाई है मैंने। जब तक आपके पास अच्छी ऑडियंस नहीं होगी,
अच्छा आर्टिस्ट सुन के वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एक्टिंग में है या वो म्यूज़िक में है, किसी भी फील्ड में। ऑसम आंसर मेरा। ओके असद महमूद साहब, ये बताइए कि यंग आर्टिस्ट जो सिर्फ हीरो नहीं बनना चाहते, जो एक्चुअली एक्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हीरो और हीरोइन की तो एक्चुअली एक्टिंग होती ही नहीं है, बीच में जो आपका जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं वो लेके चलते हैं प्रोजेक्ट को। पिलर ये मजबूत। एक ट्रेजेडी है हमारी इंडस्ट्री की। पिलर मजबूत होने चाहिए, पिलर्स मजबूत। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप उठा के देख लें, सपोर्ट बड़ी मजबूत होती है। मैं तो सपोर्टिंग को भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ क्योंकि सपोर्टिंग का वर्ड ऐसे लगता है कि जैसे वो Major जो है ना वो support, major support, major support। सो माय पॉइंट इज कि कोई अगर एक्चुअल एक्टर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्या पैगाम दोगे उनको और अपना करियर का हाईलाइट? वो तो पैदा होते हैं, जो आप कह रही हैं वो तो पैदा होते हैं। एक्टिंग, सिंगिंग बहुत मुश्किल काम है। सिंगिंग को तो मैं बहुत ही मुश्किल समझता हूँ, बहुत मुश्किल काम है। बॉर्न होता है। एक जुमला ही बोलूँगा कि आगाही जो है वो अज़ाबे जान होती है किसी भी चीज़ की। तो एक्टर और जो आर्टिस्ट है वो पैदा होता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ भी आऊँगा। आप अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं, आपके पास नेशनल एकेडमी है, आप वहाँ जाएं, वहाँ पे आप सीखते हैं, आप ग्रूम होते हैं। जब आपको पता चलता है कि आप मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हैं, आप रिहर्सल्स करते हैं, तो उससे आप पॉलिश होते हैं और आप मन जाते हैं। जब आपको पहली को अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरी मिलती है, तो आप वक्त के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करते जाते हैं। लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं, इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं रहूँगा कि बस एक्टर पैदा होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, एक्टर का ज़हीन होना बहुत ज़रूरी है। और असद का सबसे सिग्निफिकेंट काम जो आपको महसूस होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हिट हो, ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने भी उसको बहुत देखा हो, आप किसको अपने एक्टिंग की हाईलाइट? मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया था, अभी वो ऑन एयर नहीं हुआ, लेट्स सी वो कहाँ ऑन एयर होता है। उसका नाम हासिल ला हासिल है। हासिल ला हासिल, हासिल ला हासिल, डायरेक्टेड बाय दिलावर मलिक साहब, रिटन बाय के रहमान। गाइस यू हैव टू, मतलब जब वो निकले तो ढूंढ के आप लोगों ने देखना जरूर है, और इंशाल्लाह इतने बड़ा हिट होगा कि उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस पे मैंने अपने फादर का रोल भी खुद किया। व्हाट? गेटअप करके। एक बेटा है, बाप की शक्ल का उसका बेटा है, जो कि अमेरिका से वापस आता है और वो पॉलिटिशियन है बेसिकली। लेकिन उसके जो फादर, पूरी कहानी ना बताओ, देंगे सर तेरी बस, मेहरबानी। बस, वो यही बताऊंगा मैं। ड्रामे वाले मुझे सू कर देंगे। लेकिन मैंने अपने फादर का रोल उसमें खुद किया, गेटअप करके। सो डबल रोल, डबल रोल है मेरा। Old तो school, उसमें वो old school हरकत, yes, nice। वो उसमें गेटअप, वोकल, हर चीज़ मैंने चेंज की है। तो वो मेरे लिए एक टास्क था बहुत मुश्किल। वाओ, तो लेट्स सी कैसा होता है। फिंगर्स क्रॉस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। व्हाट अबाउट यू? क्या? एक तो आपका पैगाम जी। फॉर व्यूअर्स के अगर लोग इस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट थिंग्स, तो आप जैसे सोचो कि छोटा भाई सामने बैठा है या छोटी बहन, क्या मशवरा दोगे जो एक्टिंग में आना चाहता है? मेरा छोटा भाई बहन तो मैं कहूँगा ना है। वेरी गुड उमर, वेरी गुड। और हमारी फील्ड में तुम लेके आओ एक्टर्स। मतलब जब तक आप इसको प्रोफेशन ही समझेंगे ना किसी भी फील्ड में, एक तो पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, जो कि अच्छी बात है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनलिज्म जब तक इंडस्ट्री में नहीं आएगा तब तक ना नए आप लोग ले सकते हैं, ना वो ग्रूम होंगे, ना वो आगे बढ़ सकेंगे। जाहिर है, क्योंकि नए पुरानों को देखते हैं। अगर पुराने 10 बजे के कॉल टाइम पे पहुंच रहे हैं दोपहर के 4 बजे, तो छोटे वाले भी देखेंगे, कहेंगे यार 1 मिनट, स्टार का मतलब ये है, तो हम भी टाइम पे नहीं आएंगे, हम भी तंग करेंगे, हम भी लाइनें नहीं याद करेंगे और हम भी फिर बदतमीजियां करेंगे। लेने वालों को चाहिए कि इस काम को शौक पूरा करने का एक तरीका ना समझा जाए, इसको काम समझकर किया जाए, ताकि मेरिट पर लोग लिए जाएं और मेरिट पे लोगों को ट्रेन करके आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो भी स्टार बने, आपका भी नाम हो, आपकी इंडस्ट्री भी तरक्की करे, और आप एक प्रोजेक्ट 10 साल बाद ना करें, हर महीने कोई प्रोजेक्ट करें। ऑसम। अच्छा, एंड अपने करियर का हाईलाइट अभी तक किसको कंसिडर करते हो जिसमें आपने जान मार दी, जिस द प्रोजेक्ट दैट अभी तक जो किया है? एक तो पीटीवी में, पीटीवी मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, तकरीबन 18-19 सीरियल मैंने पीटीवी के किए हर स्टेशन से, ज़्यादा कराची के। तो मुझे अली रिजवी साहब मरहूम जो हैं, उन्होंने इलाहाबाद के शायर का रोल दिया था जी, उसमें वो बिल्कुल उठना बैठना, और ये 2009 पुरानी बात है 9 की। तो मैंने कहा था थोड़ा टाइम तो दे, नहीं आप कर लेंगे। बूढ़ा भी था वो, वाइटनर लगा के वो मैंने किया था 2009 में। तो वो जी, वो मुझे अच्छा लगा था। और लेटेस्ट चैलेंजिंग था, मैं थिएटर अमेरिका में कर चुका हूँ, पाकिस्तान में मैंने थिएटर नहीं किया था। तो मुझे अनवर मकसूद साहब ने और साजिद हसन साहब ने, इन्होंने मुझे अपने एक प्ले, थिएटर प्ले है 14.5 अगस्त, उसके लिए मुझे कायद आज़म का रोल देना चाहते थे। तो मैंने कहा देखिए थिएटर में मैं अब, और फिर कायद आज़म के साथ सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो मैं इतना थिएटर का वो आर्टिस्ट भी नहीं हूँ। मैंने कुछ छोटा मोटा ही थिएटर किया है अमेरिका में, लेकिन इतना 600 की कैपेसिटी और 5 शोज़ अ डे होते हैं उसके,
5 शोज़ अ डे होते रहे, तो 2.5 घंटे का शो है, 2 घंटे तो कायदे आज़म ही खड़े रहे। तो मैंने उनको कहा कि देख लें, मैं चाहूँगा कि आप कुछ और किसी और को शायद ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट दे सेड नहीं, आप ही करेंगे, यू आर द फर्स्ट चॉइस, यू आर द ओनली चॉइस एंड यू आर गोना डू इट। वो तकरीबन हफ्ता एक मुझे उन्होंने परसू किया और मैं जब ऑन बोर्ड आया हूँ तो बस दिन रात एक किया। उसके लिए मैंने 3 वॉइसेस साइमल्टेनियसली 3 वॉइसेस का ब्लेंड बनाया था, कायदे आज़म जिन्ना साहब का, रेक्स हैरिसन का जो कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था, और मेरी अपनी आवाज़। तो रेक्स हैरिसन बड़ी नीची पिच पे थे, कायद साहब ऊंची पिच पे थे, यूट्यूब में जितने भी आप वीडियोस उनकी देखेंगे, और मेरा कुछ मिडिल में था। तो मैंने वो तीनों का ब्लेंड किया था और आई थिंक वो जितना लोगों ने पसंद किया था और जितने उसके स्पॉन्सर्स आए, तो उस हिसाब से एक चैलेंजिंग था और मतलब मज़ा आया जब लोग तालियां बजाते थे। और थैंक यू। हम अभी भी तालियां बजाते हैं। नहीं। विकी जी, यंग मैन, योर मैसेज चाहिए जी कि चुको ते मुंडा कहता है मैं सिंगर बनना है। मैंने 10 साल लग गए हैं, अगर ऐसे कोई सीन होता तो मैं 10 सालों में 10,000 गाने बना देता। और मैं यही कहूँगा कि गिव अप नहीं करना चाहिए, नेवर गिव अप। लाइक आपके सामने जिंदा मिसाल हैं साहिर अली बग्गा जी, जो लोगों के लिए गाने बनाते रहे, वो कितनी देर है, कितनी देर उन्होंने, देखिए साहिर की एक बात है, उसने स्ट्रगल की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसीलिए तो उनका नाम मेंशन कर रहा हूं, मेहनत करके वो बंदा आगे पहुंचे प्योर मेरिट के ऊपर, उसको किसी जानने वाले पॉलिटिशियन ने नहीं या पुश किया। यस और अल्हम्दुलिल्लाह उसी लाइन में मैं चल रहा हूँ जी। और अभी मेरा जो मेरा फेवरेट काम हुआ इस साल में न्यू ईयर पे, वो मैं जद्दा में अपना जो गाना मैं लॉन्च करके आया हूँ, उसके साथ मैं उम्रा भी करके आया हूँ। मैंने डील ये रखी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रा करवाएंगे तो फिर मैं आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा ये मेमोरेबल साल अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह। सो दीज आर द हाइलाइट्स आल्सो। या अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या सुनने जा रहे हैं, क्योंकि हम शो क्लोज करने लगे हैं, तो सबका शुक्रिया। बट क्या जी, अब मैं आपको वही अपना कलाम सुनाऊंगा, सूफी कलाम है, और इंशाल्लाह उससे फिर एंड करते हैं। और मैसेज मैं आपको, एंड इट इज वी आर लॉन्चिंग इट टुडे ऑन द मॉर्निंग शो। आई एम लकी पर्सन, आई एम प्रायर कि मैं यहाँ पे लॉन्च करूँ। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। आ जाओ जी।